लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो आखिरी बैच था वो फीमेल्स का था। एक ही बैच होता है फीमेल्स का, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 3 फीमेल्स की सिलेक्शन हुई है जीडीपी में। मेरी एक स्टूडेंट गई थी, उसकी भी सिलेक्शन हो गई। सीई की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 5 फीमेल्स की सिलेक्शन हुई है पूरे पाकिस्तान में। उसमें भी मेरी एक ही स्टूडेंट गई है, उसकी सिलेक्शन हो गई है। उसका एक्सपीरियंस आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में पहले तो आप एक्सपीरियंस देखें इस जीडीपी वाली स्टूडेंट का, और रिजल्ट भी आपको सामने नज़र आ रहा है इसका। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि दो हमारी स्टूडेंट्स गई, एक जीडीपी के लिए और एक सीई के लिए। जीडीपी वाली की भी सिलेक्शन हो गई और सीई वाले की भी। कैसे हुई, कैसे तैयारी की, आईएसएसबी में क्या कुछ था, सब ये आपको बता रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये जो आईएसएसबी थी वो 16 से 20 नवंबर तक थी। 16 नवंबर हमारा अराइवल डे था और 11 एम तक हमने जो है ना हमारा अराइवल टाइम था। जैसे हम फिर वहाँ पहुँचे तो उस दिन फिर हमारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में वो पहले काफ़ी अच्छा खासा वेट कराते हैं, टाइम लग जाता है उसमें। डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हुई, फिर हमें रूम्स अलॉट आए, फिर हमें चेस्ट नंबर्स उन्होंने दिए। उसके बाद हमारी पिक्चर बनी। तो उसके बाद इसमें अच्छा खासा टाइम लगा। फिर उसके बाद उन्होंने वो हमें लंच के लिए ले गए। लंच के बाद जो है ना 15 to 20 मिनट्स हमें फ्री रखा उन्होंने। उसके बाद हमें जौहर हॉल ले गए। जौहर हॉल में फिर वो हर चीज़ के बारे में वो ब्रीफिंग देते हैं, वो डिटेल अपन सब कुछ बताते हैं, गाइड करते हैं। तो उसमें फिर पहले हमारा ऐसे हुआ था। उन्होंने सबसे पहले हमें ऐसे वाला फॉर्म दिया था। फॉर्म्स उन्होंने दे दिए थे हमें। 4 बायोडाटा फॉर्म दिए थे और एक ऐसे वाला फॉर्म था। फिर पहले उन्होंने कहा कि आप बायोडाटा फॉर्म्स फिल करें। उसके बारे में उन्होंने गाइडेंस दी, हर चीज़ उसमें बताई कि जो जो आपने क्या क्या फिल करने हैं। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज भी थी, उन्होंने वो भी क्लियर की। उसके बाद हमने उन्होंने हमें 20 मिनट्स दिए ऐसे के लिए, हमने ऐसे लिखा। उसके बाद ऐसे के बाद फिर हमारे जो है एक फिर हमें साइक वाला फॉर्म देते हैं। वो ऑलमोस्ट सेम होता है बायोडाटा फॉर्म के इक्वली होता है, सेम वही डिटेल्स आनी होती है, लेकिन उसमें बस एक इंसिडेंट राइटिंग होती है। और ये था। उसके बाद फिर हमारा हमें डिनर के लिए ले गए। उसके बाद हम पूरा दिन फ्री थे। फिर नेक्स्ट डे जो हमारा फर्स्ट डे था, उस दिन हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई। तो उसमें फिर हमें सुबह 7 AM तक, 6:30 7 AM तक हमें वो जौहर हॉल ले गए। वहाँ पर फिर उन्होंने दोबारा सारी ब्रीफिंग दी। उसके बाद हमारे साइक के टेस्ट थे, शुरू स्टार्ट हो गए थे। तो साइक के टेस्ट में पहले वर्ड एसोसिएशन टेस्ट था हमारा। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन था, 2 इंग्लिश के सेट से, 2 उर्दू के सेट से, 26 क्वेश्चन ईच। और उसके बाद हमारी पिक्चर स्टोरीज थी, 5 पिक्चर्स आई थी, उनकी स्टोरीज लिखनी थी। उसके बाद पॉइंटर स्टोरीज थी। देन सिचुएशन रिएक्शंस थे हमारे। और उसके बाद बस उसमें ये था। उसके बाद फिर हमारा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। और उसके बाद एंड पे फिर उन्होंने हमें ओपीआई जो होता है, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, वो सारा ऑफिसर्स पर्सनैलिटी इंटरप्रिटेशन, तो वो हमारा हुआ था। बस उसके बाद हमारे साइक वाले यही फॉर्म्स होते, तकरीबन शाम ऐसे हो गई थी हमें। फिर उसके बाद सेकंड डे उसमें हमें फ्री कर देते। उसके बाद हम फ्री थे सारा दिन। फिर जो सेकंड डे था, उस दिन हमारे जो है ना जीटीओ के टास्क स्टार्ट हो गए थे, आउटडोर इंडोर। जो फर्स्ट डे था ना, उसमें रात को उन्होंने हमारी ग्रुपिंग कर दी थी हमें, मतलब आईडी नंबर्स वो देते हैं दोबारा से, 10 10 ईच का हमारा ग्रुप बना दिया था उन्होंने। और उसके बाद और सुबह फिर सेकंड डे हमारे, फिर वो हर ग्रुप का अपना जीटीओ और अपना डिप्टी होता है। तो उन्होंने फिर हमारा जीटीओ के साथ स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद फिर पहले हमारा लेक्चरेट हुआ था सबसे पहले। जीटीओ ने ब्रीफ छोटा सा इंट्रो लिया हमारा। उसके बाद लेक्चरेट हमारा स्टार्ट हुआ। लेक्चरेट के बाद हमारी मिलिट्री प्लानिंग थी। बस इंडोर टास्क यही थे। उसके बाद फिर उन्होंने हमें देगा बस 15 to 20 मिनट्स। और उसके बाद हमारे आउटडोर टास्क थे। उसमें फिर जो सेकेंड डे था, उस दिन हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हुआ था। और हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स उस दिन हो गए थे। तो कुछ आधे बच्चों के उस दिन जो है कमांड टास्क होते हैं, और कुछ बच्चों के जो है ना इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो हमारे ग्रुप के जो है ना पहले इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हुए थे उस दिन। उसके बाद द सेम डे जो अगर किसी बच्चे को साइक ने इंटरव्यू के लिए बुलाना था, तो उसने साइक ने जो है ना उन बच्चों कुछ बच्चों को बुला लिया था। बहुत थोड़े से बच्चे थे, लाइक 10 12 बच्चों को शायद बुलाया था पूरे बैच में से। तो बस साइक के इंटरव्यू था उस दिन। उसके बाद फिर हम फ्री थे। देन जो थर्ड डे था, उसमें हमारे जो है फिर कमांड टास्क हुए थे सबसे पहले सुबह। और उसके बाद हमारे हाफ ग्रुप टास्क हुए थे। उसके बाद जीटीओ के टास्क हमारे, उसके बाद जो है ना म्यूचुअल असेसमेंट भी हुई थी। उसके बाद जीटीओ के टास्क हमारे एंड हो गए थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा उन्होंने हमें टाइम दिया, लंच की ब्रेक दी। और उसके बाद जो है ना डिप्टी के जो हमारे साथ होते हैं, वो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू वो स्टार्ट हो गए। फिर उस दिन हमारे ग्रुप डिस्कशन भी हुई। और वो डिप्टी ने ली थी। उसके बाद हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हो गए।
बस यही था थर्ड डे। और फोर्थ डे फिर हमें सुबह तो उन्होंने रेडी करवा के उन्होंने जौहर हॉल में हमें वेट करवा दिया था सबको, सब वहाँ पे बैठे थे। फिर किसी का री इंटरव्यू या री ऑब्स्टिकल के लिए उन्होंने अगर कॉल करनी थी तो वो उसके लिए उन्हें बुला रहे थे। तो बस चीज़ें तो हमारी मतलब यही थी। अब कमिंग टू द पार्ट कि आया क्या क्या था, वो उसमें था कि जो हमारा जो साइक का टेस्ट था, जो फर्स्ट डे जो हमारा ऐसे राइटिंग ऐसे हमारा आया था। अच्छा, जो बायोडाटा फॉर्म जो फॉर्म फिलिंग थी ना, उसमें बायोडाटा फॉर्म लाइक जनरल बहुत डिटेल्ड, इट वाज अ डिटेल्ड फॉर्म अबाउट आवरसेल्व्स। उसमें वी हैव टू राइट अबाउट आवर हॉबीज़ और इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विच वी डू। और उसमें मतलब हमारी एजुकेशन क्या है, और हमारा फैमिली में अगर सिबलिंग्स हैं तो वो कितने हैं, क्या करते हैं, अगर उनकी जॉब है तो उनकी इनकम क्या है। और अगर आपने अगर इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर आईसीएसबी बिफोर, तो उसमें आपने अगर किया है तो वो सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं। और अगर कोई कहीं जॉब करती हैं तो वो सारा, तो मतलब वो डिटेल्ड ऐसे फॉर्म होते हैं और अपने बारे में होते हैं। वो 4 फॉर्म्स होते हैं, उसमें आपने बस कोशिश करनी कि आपने एक ही चीज़ हर फॉर्म में लिखनी है उसमें आपने। क्योंकि वो ऐसे करते हैं, पहले एक फॉर्म फिल करवाते हैं और वो आपसे फॉर्म ले लेते हैं, उसके बाद आपने दूसरा फॉर्म फिल करना होता है। चीज़ें सारी सेम होती हैं तो बच्चे मतलब अक्सर भूल जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं, तो आपने एक ही चीज़ हर फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि ये आगे फिर मसला बन सकता है आपको। तो उसके बाद जो हमारा साइक का फॉर्म होता है वो भी सेम ही ऑलमोस्ट सेम होता है। उसमें बस कुछ कम डिटेल्स होती हैं, उसमें कुछ दो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं आई गेस। उसमें एक सेकंड ऑप्शन होता है लाइक इफ़ यू आर नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम आईएसएसबी देन व्हाट इज़ योर सेकंड ऑप्शन। तो एक ये लिखना होता है। और एक होता है हमारी इंसिडेंट राइटिंग। तो इन आवर केस इट वाज द अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो बस हमने ये लिखना था। उसके बाद साइक का फॉर्म था। उसके बाद जो एस्से था ना, उसका हमारा टॉपिक था हैबिट ऑफ बुक रीडिंग इज़ डिक्रीजिंग इन आवर यूथ, हाउ कैन वी रिवर्स दिस कल्चर। तो बस ये था उसमें हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे साइक वाले टेस्ट थे उसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट थे हमारे। उसमें वर्ड्स डिफरेंट थे काफ़ी, 100 वर्ड्स होते हैं। तो अब मुझे उसमें कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी थे लाइक मर्डर था, किल था, और स्लैप था, इरिटेट था, इस तरह से कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी थे। और ये था। उसके बाद हम जो है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट था। उसमें लाइक 2 सेट्स होते हैं, उर्दू इंग्लिश ईच 26 सेंटेंसेस होते हैं। वो बस आपने टाइम मैनेजमेंट हो तो वो आप कर लेते हैं, ईज़ी से होते हैं उसका। और उसके बाद हमारे जो है पिक्चर स्टोरीज़ होती हैं, और वो भी मतलब 4 थी या 5 हमारी पिक्चर स्टोरीज़ थी। और उसके लिए लाइक 4 मिनट्स होते हैं, हाफ मिनट आपको पिक्चर देखने के लिए होता है, और बाकी 3.5 मिनट्स जो है ना वो आपने लिखनी होती है स्टोरी। और उसके बाद जो हमारी उसके बाद पॉइंटर स्टोरीज़ थी। पॉइंटर स्टोरीज़ में हमारी एक थी कि लाइक यू फाउंड अ सीक्रेट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट विल यू डू, एक ये थी। और एक इस तरह से कुछ करके थी। और एक थी ही वॉज अ गुड स्टूडेंट बट, और उसके आगे से फिर उसको कंटिन्यू करना था। ये पॉइंटर स्टोरीज इस तरह से थी। और फिर उसके बाद हमारे सिचुएशन रिएक्शंस थे। उसमें एक था कि लाइक एक थी योर फादर अबैंडन्ड योर फैमिली व्हेन यू वर यंग एंड नाउ ही नीड्स अ किडनी एंड यू आर अ मैच, बट इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ एंड योर वाइफ एंड मदर आर अगेंस्ट इट, देन व्हाट विल यू डू। एक ये थी। एक हमारी थी कि यू आर न्यूली कमीशनड ऑफिसर इन अ रिमोट एरिया एंड द ओनली line for communication is not working for 2 days, and you have no means of communication, and your girlfriend ran away from her house for you, what will you do। तो इस पे लिखनी थी। फिर एक थर्ड थी हमारी, यू फाउंड आउट दैट योर बेस्ट फ्रेंड्स वाइफ इज़ चीटिंग ऑन हिम बट बोथ आर योर फ्रेंड्स सिंस स्कूल टाइम, व्हाट विल यू डू। योर फिर एक नेक्स्ट थी हमारी कि योर बेस्ट फ्रेंड इज़ इन्वॉल्व इन एम्बेजलमेंट इन योर कंपनी बट नो वन नोज अबाउट इट, देन फिर उसके बारे में आप क्या करेंगे, इस तरह से था। और उसके बाद जो एक और थी लास्ट हमारी, योर यंगर ब्रदर इज़ टेकिंग सम काइंड ऑफ ड्रग्स टू परफॉर्म गुड इन हिज अपकमिंग क्रिकेट मैच, फिर व्हेन एंड यू फाउंड अबाउट इट, सो एंड व्हाट विल यू डू। बस सिचुएशन रिएक्शंस हमारे इस तरह से थे। और उसके बाद हमारा मैकेनिकल एप्टीट्यूड, उसमें भी जनरल जो बेसिक नॉलेज मशीन्स के और लेवल पुलिस के क्वेश्चन होते हैं वही थे। और उसके बाद ओपीआई जो था ना, उसमें वो लाइक जनरल पर्सनैलिटी के बारे में था। ऐसे जनरल क्वेश्चन लाइक आपको गुस्सा आता है, इंग्लिश में होता है उसमें ऐसे ऑप्शंस होते हैं, राइट रॉन्ग उसमें नहीं होता, उसमें ऑप्शन होते हैं लाइक एग्री स्ट्रांगली एग्री, और डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, या न्यूट्रल, इस तरह से होते हैं। या कुछ के ऑप्शन होते हैं कि लाइक अगर आपको गुस्सा आता है ऐसा है तो उसका होता है बहुत ज़्यादा, लाइक फ्रिक्वेंटली आता है, नेवर या सेल्डमली, इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। तो वो ऐसे जनरल क्वेश्चन, आप झूठ बोलते हैं, या आपने सबसे
आप झूठ बोलते हैं आपने चोरी की है या इस तरह से कुछ होते हैं बहुत सारे, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो जनरली यही होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था ना हमारा लेक्चरेट, उसमें हमारे जो टॉपिक्स थे, जो मेरा टॉपिक था वो लाइक सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स इन आवर लाइफ और रोल ऑफ एम्पैथी इन आवर लाइफ। मेरे ये थे और बाकी बच्चों के भी मतलब बहुत मुश्किल टॉपिक्स नहीं होते, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक होते हैं, लाइक उसमें कोई भी बच्चा बोल सकता है। और उसमें हमें उन्होंने टॉपिक दिए, 2-3 मिनट बाहर भेजा और उसके बाद बुला लिया था। और इम्पॉर्टेंस ऑफ बाकियों के थे, इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, रोल ऑफ मेंटोर इन आवर लाइफ, डू फ्रेंड्स हैव अ रोल इन आवर कैरेक्टर बिल्डिंग और रोल ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। और बस इस तरह से जनरल टॉपिक से लेक्चरेट के। उसके बाद लेक्चरेट हुआ। उसके बाद जो है हमारा मिलिट्री प्लानिंग थी हमारी। लेक्चरेट में भी 2-3 क्वेश्चंस मैंने लेक्चरेट में बोला, तो आपने बस ध्यान रखना कि जो आप बोल रहे हैं ना आपको पता, क्योंकि जीटीओ काउंटर क्वेश्चन करता है। तो बस आप जब सही बोल रहे हो, जो आपको पता है ना, किसी का देखा दिखावा नहीं बोल रहे, तो आप उसको काउंटर क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर लेंगे। तो मैंने भी जब बोली थी तो उसमें मतलब मेरा पूरा नहीं होता, तो जीटीओ ने आप बीच में से क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से लाइक आपको मेंटली एक्टिव रहना पड़ता है। उसके बाद जो मिलिट्री प्लानिंग थी हमारे, उसमें ऐसा हमें उन्होंने प्लान दिया था जीटीओ ने। वो प्लान समझा के, वो स्क्रीन पे, वो स्मार्ट स्क्रीन होती है उस पे वो प्लान पे वो लगा के फिर चले गए थे रूम से बाहर। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने आपस में नहीं बोलना, और उन्होंने हमें 8 मिनट दिए थे कि आपने इंडिविजुअल प्लान बनाना है अपना अपना। तो उसके बाद हमने वो अपना इंडिविजुअल प्लान बनाया। उसके बाद फिर वो डिटेल रूम में वापस आ गए थे, फिर उन्होंने हमारा प्लान चेक किया। अब इसमें भी आपने ध्यान रखना था कि जो प्लान आपने लिखा है ना, आपने वही प्लान बोलना होता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना अक्सर भूल जाते हैं या वो चेंज कर लेते हैं बाकियों का सुन के। तो आपने इस तरह नहीं करना था, क्योंकि जीटीओ में वो पढ़ रहा होता है जो आपने लिखा होता है। तो आपने वही प्लान बताना है जो आपने बनाया, बेशक वो सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन आपने बताना वही है जो आपने लिखा है। उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग में हमने वो प्लान बताया। उसके बाद फिर जीटीओ ने कहा कि अब आप जो है ग्रुप जो है अपना एक बंदा सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद वो आके पूरे ग्रुप का प्लान रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके बाद जो मेरे ग्रुप में से थे उन्होंने मुझे ही सिलेक्ट किया था, तो मैं गई थी प्लान रिप्रेजेंट करने। जो हमारा फिर जो पूरा ग्रुप का प्लान था वो तो फेल नहीं, पास नहीं हुआ था, वो फेल ही हो गया था। लेकिन एंड पे जो जीटीओ ने बताया था ना कि अगर आप इस तरह से करते तो आपका पास हो जाता, तो मैंने जो इंडिविजुअल प्लान दिया था ना, मेरा वो प्लान सेम था मतलब जीटीओ से। तो बस इस तरह से था हमारा वो, फिर मेरे ख्याल से पूरे ग्रुप का ही फेल हो गया था मिलिट्री प्लान। उसके बाद बस यही था। उसके बाद फिर हमारे आउटडोर टास्क थे, उसमें जो है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था। उसमें हमारी जो है 2 स्टेजेस कंप्लीट हुई थी और बाकी हमसे नहीं हो सकी थी, मतलब थर्ड वाली नहीं हो सकी, टाइम अप हो गया था। उसके बाद जो है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से, उसमें वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हमने परफॉर्म किया। उसमें लाइक 2 मिनट्स का टाइमर होता है और वो पहले एक बार विजिट कराते हैं ऑब्स्टिकल एरिया, और उसके बाद फिर वो बारी बारी बुलाते हैं। वो रैंडमली आप जिस सीक्वेंस से जाना चाहें वो जा सकते हैं। फिर वो बुलाते हैं और वो जीटीओ बैठा होता है और एक साथ एक और स्टाफ होता है, स्टाफ मेंबर होता है, वो फिर साथ साथ होते हैं, वो नोट करते हैं और वो ऑब्स्टिकल्स होते हैं। बस यही था। फिर नेक्स्ट डे हमारा जो है फिर उन्होंने हमारा फिर कमांड टास्क हुआ था नेक्स्ट डे। अब कमांड टास्क में भी जो है जीटीओ वो बारी बारी, मतलब उसने पूछा नहीं था कि कौन बनना चाहते, बस उसने बारी बारी सबको बुला लिया था। फिर कमांड टास्क में, अब कमांड टास्क में ना बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको पता नहीं होता कि क्या करना है और बिल्कुल वो स्टिल हो जाते हैं। वो ऐसे नहीं होना, कमांड टास्क इतने मुश्किल नहीं होते। वो ऐसा होता है कि बस वो सिर्फ आपका प्लान और आपका जो मेंटल एबिलिटी है ना, कि वो देखना चाह रहे थे कि बच्चा अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें प्लान कर भी सकता है कि नहीं। वो ज़रूरी नहीं है आपका पूरा होना। अब जो मेरा था ना कमांड टास्क, वो लाइक बहुत मुश्किल इम्पॉसिबल सा ही था। उसमें प्लैंक्स बहुत छोटे से थे और वो नहीं हो रहा था जब तक जीटीओ कोई मुझे लेवरेज ना देता। लेकिन मुझे उसने ना टाइम की लेवरेज दी, उसमें टाइम भी मेरा पूरा था। उसने मुझे कुछ भी नहीं, मेरे लिए कुछ भी इनबाउंड नहीं किया। और बस लेकिन जो है ना, मैं जो मेरी अप्रोच थी ना वो बेसिकली वो ठीक थी। तो बस कमांड टास्क कैसे हुआ, बहुत सारे बच्चों को एक जीटीओ ने टाइम भी दिया, कुछ को टाइम एक्स्ट्रा दे दिया, कुछ के लिए ग्राउंड इनबाउंड कर दिया, बहुत ईजी कर दिया। लेकिन कुछ बच्चे थे ऐसे जो उसमें भी बहुत ईजी उन्होंने कर दिया था उनके लिए। लाइक कोई बच्चा भी करता था लेकिन उसमें भी वो भी नहीं कर सकते। लाइक एक बच्ची थी, उसके लिए उन्होंने इतना आसान किया उसके लिए ग्राउंड बिल्कुल इनबाउंड कर दिया, चल के जा सकती। तो उसने क्या किया, वो सारे अपने सबॉर्डिनेट्स को लेके, लेकिन वो अपना मटीरियल पीछे छोड़ गए। तो इस तरह भी नहीं रहना था, आपने प्रॉपर प्लान के साथ चलना होता है। और अगर कोई सजेशन दे तो ले ले, उससे उसमें कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से बस हमारा कमांड टास्क सा हुआ। और उसके बाद फिर हमारे जो है ना डिप्टी के साथ हमारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई। उसमें फिर हमारी ग्रुप डिस्कशन थी।
उसमें डिप्टी आया, पहले उन्होंने थोड़ा-सा माहौल चिल किया रूम का, उसके बाद उन्होंने जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक दिया। उन्होंने पहले बताया कि आपने ऐसी डिस्कशन करनी है, तो फिर हमारा इंग्लिश का जो टॉपिक था वो था कि विज़डम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इज़ नॉट रिलेटेड टू एज। तो उस पे हमने आर्ग्यू करना था। फिर उसमें डिफरेंट सबने अपने ओपिनियंस दिए। सब बोले। आपने अब ध्यान रखना कि सब नहीं बोलना होता इसमें, क्योंकि जब तक सब नहीं बोल लेते ना तब तक सेकंड राउंड नहीं शुरू होता। और हमने मतलब एक बार सबने बोल लिया था, तो उसके बाद जीटीओ कह रहा था कि बस इतना सा बोलना, आप लोग ने और भी बोले। तो फिर हमने दूसरी दूसरी दफ़ा भी, तीसरी दफ़ा भी सबने बोला था। तो इस तरह से बस अपनी बारी का आपने इंतज़ार करना होता है, और अगर आपको मौका नहीं मिल रहा ना, तो बस कोशिश करें कि इंतज़ार ना करें कि एंड तक आपने जाना है, सब बोल तब बोलूँगा। बस आपको जैसे ही मौका मिलता है ना, आप बोल दें उस पर। उसके बाद और जो आपने बोलना है ना, वो तो आपने ना सोच समझ कर बोलना है गौर से, क्योंकि जो डिप्टी होता है ना, वो बहुत वो कंटिन्यूसली वो पेपर पे लिख रहे होते हैं, और वो बहुत गौर से सुन रहे होते हैं। अब मैंने जो है ना, मैंने ग्रुप डिस्कशन में एक बात बोली थी, एक लाइन बस, वो वर्ड्स थे कुछ, और जीटीओ ने वो लिख लिया, डिप्टी ने वो लिख लिए थे, और इंटरव्यू में उसने मेरे से पूछा था कि आपने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली है, आप उसको एक्सप्लेन करें। तो आपने जो है ना, वो सोच समझ कर बस सही बात करनी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो आप थोड़ा बोलें, लेकिन जो बोलें वो जेन्युइन और अच्छा बोलें। उसके बाद जो है ऐसे हमारी ग्रुप डिस्कशन हुई। उसके बाद उन्होंने फिर ग्रुप डिस्कशन जब सबकी हो गई, तो फिर जीटीओ ने किसी को भी कह दिया कि अब आप समरी दें कि इसमें जो भी अभी ग्रुप डिस्कशन है, तो इसकी समरी आप तभी दे सकते हैं जब आपने अपना बोला वो भी आपको पता हो, और जब जो दूसरों ने बोला हो आपको वो भी पता। तो आपने वो से सुनना भी है, सिर्फ बोलना नहीं है। जो बाकी जो पॉइंट्स दे रहे हैं, कोई जो आपका टॉपिक है आपकी बात से मुखालफत करे या कोई उसके डिसएग्री करे, तो आपको वो भी पता हो कि किसने क्या बोला था, तो आप तभी उसकी समरी दे सकते हैं अच्छी सी। तो इस तरह से समरी देनी थी। उसके बाद जो उर्दू का हमारा टॉपिक था, वो था बच्चों की किरदार साजी में वालिदैन का ज़्यादा किरदार है या उस्तादा का। तो उर्दू का हमारा टॉपिक ये था। बस इसी तरह हमारी फिर बस ग्रुप डिस्कशन पूरी हुई। उसके बाद उन्होंने हमें जो है थोड़ा-सा टाइम दिया, फिर उन्होंने हमें इंटरव्यूज़ के लिए बुला लिया। तो बारी-बारी मेरे ग्रुप में मेरा मतलब पहला नंबर था, तो मुझे पहले ही सबसे पहले मुझे ही ग्रुप इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अब इंटरव्यू सारी बात ना नर्व्स कंट्रोल करने की है, क्योंकि बहुत वो प्रेशराइज़ भी करने की कोशिश करते हैं, बहुत लाइक वो ना बस उनकी पूरी कोशिश होती है कि बच्चे को हम किसी तरह से पज़ल कर दें, या उसका कॉन्फिडेंस जो है ना, हम उसको शैटर कर दें। लेकिन बस आपने मेन चीज़ कॉन्फिडेंस ही होती है, आपने उसको जो है ना कंट्रोल करना होता है। और इसमें इंटरव्यू में ये चीज़ होती है कि जो आपने जो चीज़ें लिखी है ना, अब जैसे म्यूचुअल असेसमेंट हमारी हुई थी, अब उसमें जो मतलब मैंने रैंकिंग दी थी ना, जो भी मैंने रैंकिंग दी थी वो मैंने मतलब लिखी थी, और मैंने ना उसको अच्छे से याद कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैंने वो जेन्युइन रैंकिंग दी थी, मतलब किसी के बोलने पे या किसी के बिहेवियर पे मैंने दी थी, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस मैंने उन्हें रैंक किया था। तो अब जब डिप्टी ने मेरे से पूछा ना कि चले हमने आप फर्स्ट पे हैं ग्रुप के, अब बाकी आप सेकंड और थर्ड किसको रखेंगे, तो फिर आपने वही बताना है जो आप उधर मिलिट्री उसमें जो म्यूचुअल असेसमेंट है ना उसमें लिख के आए हैं, क्योंकि आप सीक्वेंस बदलेंगे ना, तो फिर वो उनको पता चल जाता है। क्योंकि जो मैंने सीक्वेंस बताया था ना कि मैं इसको सेकंड पे रखूँगी, इसको थर्ड पे, वो उसने लिख लिया था अपने पास, और उसने बताया था कि आप एक क्वालिटी बताएं जो आप इनको देंगी, तो मैंने उसने वो भी पास लिखी थी। तो इसका मतलब ये था कि बाद में शायद वो चेक करते हैं उसको, तो आपने बहुत सोच समझ के, झूठ नहीं बोलना होता। उसके बाद जो ओपीआई आप दे के आते हैं, ओपीआई क्योंकि पर्सनैलिटी के बारे में होता है, तो ओपीआई में जैसे वो पूछते हैं कि मतलब आपको झूठ बोला है आपने, क्या बोला है, गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, और किसके साथ ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा सोशल है या नहीं, या पार्टीज़ में जाना पसंद है। तो यही क्वेश्चन वो डिप्टी भी चेक करने के लिए ना इंटरव्यू में पूछता है। वो बोलता है बार बार, अब जैसे मैंने एक ओपीआई में मैंने एक जो थी ना, एक क्वेश्चन वो बार बार रिपीट हुआ था, मैंने उसका सेम आंसर मैंने लिखा था। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए थे तो आपने सेम ही आंसर देना। तो डिप्टी ने कोई 4-5 दफ़ा और रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू उसने मेरे से वो चेक करने के लिए कि ये वही जवाब देती है या नहीं, मुझसे वो चीज़ बार बार पूछी उसने, कि वो बेसिकली चेक करना था कि बच्चे ने जो लिखा है ना वो फेक तो नहीं बन रहा है, इन केस के अगर उसने उधर कुछ और लिखा है तो कुछ और लिखा है, तो वो आपकी जो है ना पर्सनैलिटी में क्लैश आ जाता है, तो वो फिर उस चीज़ को माइंड में रखते हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने बस जो लिखना है सच लिखना है और सही लिखना है। उसके बाद इंटरव्यू में वो जनरल नॉलेज भी पूछते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछी थी, थोड़ी सी बहुत जनरली पूछी थी मेरे से। अब लेकिन अब जैसे था कि लेकिन जो जनरल नॉलेज की चीज़ें मुझे नहीं पता थी ना, तो मैंने सिंपली उस पर बहस तो नहीं कर सकती, तो उस पर सिंपली मैंने कहा था सॉरी सर मुझे आई डोंट नो। लेकिन उसने अब मेरा बैकग्राउंड जो है ना, मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है मेरा, और डिप्टी को ये चीज़ पता थी, उसने मेरे से पूछा था सारा। तो उन्होंने क्या किया, अब वो मुझे मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन देते, वो अब उनको पता था मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, लेकिन वो मुझे क्वेश्चन मैथ्स के ही दे रहे थे। तो अब मैथ्स के क्वेश्चन क्या होता है कि आप उस पर सॉरी सर सिंपली नहीं कह सकते, आपने उस कुछ टाइम लेना होता है, आपने उसको सॉल्व करना होता है, आपने एफर्ट देनी होती है, तो उसके बाद जब बहुत एंड हो जाए आपसे ना, तब आप सॉरी कहते हैं, लेकिन आपने उसको सॉल्व करना। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन थे ना, तो मैंने उनको आंसर करने की मतलब उनको आंसर किया था मैंने, बेशक एक पहले एक दो अटैम्प्ट में गलत हो गया था,
लेकिन डिप्टी ने उस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं, उसने कहा कि नहीं आप इसको करें, सॉल्व करें। तो वो मतलब अपने मैथ्स के क्वेश्चन पे सॉरी सर फ़ौरन से नहीं बोल देना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है अगर वो आपको दे दें तो। और बस यही था, बहुत सिंपल होता है, नेचुरल होता है, इतना कोई आईएसएसबी जो है ना एक कंप्लीट पर्सनैलिटी एनालिसिस है। तो अब आपने अगर तो बहुत शुरू से आप तैयारी करें और आपने इसमें इसकी तैयारी में बेसिकली क्या है, आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी पर काम किया है, उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, आपने वो उसको ख़त्म किया है, आप पॉजिटिव हो गए, तो इट्स वेल एंड गुड, आपके लिए आईएसएसबी की तैयारी आपकी बहुत अच्छी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ना और आप अचानक चाह रहे हैं कि आप तैयारी कर लें, तो इतने बहुत कम टाइम के स्पैन में आपकी पर्सनैलिटी नहीं चेंज हो सकती। तो इसमें आप यही कर सकते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, आप सिर्फ वही रिप्रेजेंट करें। आप अगर फेक बनेंगे ना, तो उनको पता चल जाता है। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ थीं जो वो नहीं थी, लेकिन औरों को देख के उनके इन्फ्लुएंस में आके और उनसे इंप्रेस होके तो वो चीज़ें करी थी जो उनको मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी में नहीं थी। तो वो मैं बहुत सारी बच्चों को जानती हूँ जो ऐसी थी, वो नहीं रिकमेंड हुई। लेकिन आपने बस जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, आपने उसको चेंज नहीं करना। आप जैसे हैं, आप वैसे ही जाके हैं। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ थीं जो जिनकी पर्सनैलिटी में बहुत नेगेटिव बातें भी होंगी, लेकिन वो भी रिकमेंड हुई हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत पॉजिटिव हो सारा कुछ। पॉजिटिव ठीक है, पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ही नेगेटिव इंसान हैं। लेकिन पॉजिटिविटी भी हो, लेकिन अब हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर वो आप में हैं, तो आप सिंपली वो बता दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से जो और कॉन्फिडेंट जो है ना, आपने बस बी योर सेल्फ, आपने फेक नहीं बनना किसी भी तरीके से। और किसी को आपने इम्प्रेस करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ना आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपके कुछ लगते हैं, ना जो ऑफिसर्स हैं वो आपको जानते हैं। बस आपने जो है ना अपने उसमें फेक नहीं बनना। आपने जो आप जैसे हैं ना, आपने वैसे ही रहना है। उसके बाद जो है ना, एक और टिप अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं देना चाहूँ, कि आपने जो है ना एसएसबी ना आपका कॉन्फिडेंस काम आता है। तो आपने ना फुली कॉन्फिडेंस रहना। और कॉन्फिडेंट आप कब होंगे, जब आपकी तैयारी होगी। आप अनप्रिपेयर्ड किसी भी चीज़ के लिए जाएंगे ना, तो आप कभी भी फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते अपने ऊपर। हाँ, लेकिन जब आपने तैयारी की होगी ना, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता होगा कि अच्छा यही होता है, मैंने तो ये चीज़ आ रही है, तो मैंने तो इसकी प्रैक्टिस की थी, मुझे पता है। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो अलग ही लेवल पे होगा। तो आपको पता होगा कि आपने तैयारी की है, आप कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी बच्चियाँ थी मेरे साथ ऐसी, जिनकी तैयारी नहीं थी। और जो है ना वो बिल्कुल उनसे चीज़ हो भी नहीं रही थी। और वो है अ, और तैयारी आप किस तरह से करते हैं, लाइक अगर मेरे साथ बहुत सारी बच्चियाँ थी जिनको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लग रहा था। लाइक वो कह रही थी कि मैं कैसे करूँ। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा भी ऐसा था कि ठीक है अच्छी थी पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन मैं जिस तरह की चाहती ना उस तरह की नहीं थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो अब डिफरेंट टॉपिक्स है जनरल अवेयरनेस के, मैंने वो बहुत सारे टॉपिक्स लिखे थे और मैंने उन पे 1-1.5 मिनट्स का मैंने जो है ना उन पे मतलब लिख लिया था कि अगर मुझे बोलना पड़ जाए इंग्लिश में या उर्दू में जो कि, तो मैं उनके 1-1.5 पेज का मैंने उनके ऊपर लिख लिया था। तो अब मैं उसकी इतनी प्रैक्टिस करके गई थी ना, तो जब मैं वहाँ गई थी ना, तो वहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने पहले से किए हुए थे। तो जब मैं इस बाहर सोचने गई थी ना, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ा था कि मैं क्या बोलूँ, मुझे सिर्फ ये सोचना पड़ा था कि मैं पहले ये बोलूँगी, उसके बाद ये पॉइंट्स बोलूँगी, उसके बाद ये पॉइंट्स बोलूँगी। मेरे माइंड में सारे पॉइंट्स थे। तो इस तरह से आप जो है ना, अगर आपकी कोई चीज़ नहीं अच्छी ना, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह वो अच्छी हो जाएगी। कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आपकी प्रैक्टिस और आपकी मेहनत ही काम आएगी इंशाल्लाह। बस यही चीज़ें करके जाएँ, जो चीज़ें वीक हैं आपकी, आप उन पे काम करें। और बस बी योरसेल्फ। और बहुत टॉप की चीज़ नहीं आईएसएसबी, अगर आप उसको समझ लें, आईएसएसबी के फॉर्मेट को समझ लें, तो आप बहुत इजीली रिकमेंड हो सकते हैं। बाकी अल्लाह आप सबके लिए बेहतर करे। आईसीएसबी इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है। 3 आपके सिलेक्टर्स होंगे, साइक होगा, जीटीओ होगा और डिप्टी प्रेसिडेंट होगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग आईसीएसबी से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, इसकी वजह ये होती है कि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी पे आपने काम करना है, ओएल क्यूज के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। बाकी आपने परेशान नहीं होना। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, ए से लेकर जेड तक। वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है, एससीटी में क्या करना है, स्टोरीज आपने कैसे लिखनी है, एसआरटी ओपीआई, मिलिट्री प्लानिंग आपने कैसे देना है, लेक्चरेट आपने कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें हम आपको तैयार करेंगे। जो टॉपिक आपको समझाया जाएगा उसके बाद आपको ग्रुप में नोट्स भी मिल जाएंगे। जो भी आपको मसला हुआ, जिस भी चीज में आपका काम चेक होगा, आपको बता दिया जाएगा कि इस चीज में मसला है, ये चीज दोबारा से आप कर दें। रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, जूम ऐप पे क्लास होती है। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। यूट्यूब से तैयारी करें तो ये आपके सामने चैनल है जी, आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।